गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक हो और स्वागत है आपका साइंस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस सब्सक्राइब के साथ ही बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। और आज की क्लास में पहले दोहरा लेते हैं उन बातों को जिनको हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो अब तक क्या पढ़ चुके, ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मुझे ऐसा आशा करता हूं, मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप बराबर साथ के साथ पढ़ रहे होंगे। तो ज्यादा मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। भाई, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का कॉमन कंसेप्ट कहता है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। एक होता है नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। जीव भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पुष्पी पादपों में उभयलिंगी पुष्प भी हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और नर जननांग पुष्पी पादपों में क्या होता है तो हमने पढ़ा था सर पुंकेसर या पुमंग होता है, और मादा जननांग क्या होता है सर स्त्री केसर या जायांग होता है। एक सदस्य स्त्री केसर होता है और समूह में हम उसको जायांग कहते हैं। तो इसी क्रम में हमने पहले पुंकेसर को पढ़ा था। फिर लैंगिक जनन का कॉमन कंसेप्ट होता है कि नर जननांग में नर युग्मक और मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस बात को हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने यहां से यहां तक फर्स्ट भाग में यह घटना पढ़ी एंड सेकेंड भाग में यह घटना पढ़ी। नर युग्मक के निर्माण का पूरा प्रोसीजर आपको याद है। पहले पराग कण बना था और पराग कण के अंदर जो उसका केंद्रक था उसने विभाजन करके नर युग्मक बनाया था। मादा युग्मक के निर्माण यानी अंड कोशिका के निर्माण की घटना भी आपको पूरी याद है। पहले गुरु बीजाणु बना था, पता है ना? पहले गुरु बीजाणु बना था, 4 बने थे जिसमें से 3 नष्ट हो गए थे, एक बचा था और उसने विकास करके आपको पता होगा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण किया था। स्टूडेंट्स, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश जैसे ही आता है आपके दिमाग में एक 7 कोशिकीय रचना आनी चाहिए, जिसमें से ऊपर निभाग की ओर 3 कोशिकाएं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एक कोशिका बीच में जिसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और 3 कोशिकाएं बिल्कुल नीचे बीजांड द्वार की ओर जिसे अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें ये 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका और ये एक कोशिका अंड कोशिका कहलाती है जो मादा युग्मक का कार्य करती है। ये होती है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार गुरु बीजाणु से हुई थी, ये घटना भी हमने पढ़ी, ये दूसरे भाग में हमने पढ़ा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक अभी चल रहा था लास्ट क्लास तक, वो ये था कि नर युग्मक इस मादा युग्मक तक पहुंचता कैसे है। और उस क्रम में सबसे पहली जो घटना होती है पुष्पी पादपों में वो होता है परागण। क्या होता है? परागण। और परागण के फलस्वरूप क्या होता है स्टूडेंट्स? परागण के फलस्वरूप क्या होता है कि जो स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक तो यहाँ है अंदर, अंडाशय में भी बीजांड और बीजांड के भीतर है अंड कोशिका, यहाँ है मादा युग्मक। तो और भाई मान लीजिए इसी पुष्प का या किसी और पुष्प का जो पराग कोश है उसमें पराग कण यहाँ बन रहा है, किसी और पुष्प का भी हो सकता है, मान लीजिए पराग कण यहाँ बन रहा है, तो पराग कण चाहे यहां से निकला है चाहे यहां से निकला है, उसे वर्तिकाग्र पर उसे यहाँ अंड कोशिका तक पहुंचना है ना? पहले कहां पहुंचना है? अंड कोशिका तक। परंतु डायरेक्ट तो अंड कोशिका तक नहीं जा सकता, अंड कोशिका के जाने का उसका एक सुनिश्चित मार्ग है और इसके लिए इस पराग कण को कहां पहुंचना होता है? पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहले पहुंचना होता है। पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहले पहुंचना होता है। इस घटना को कहा जाता है परागण। तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। जैसे ये वाली घटना स्वपरागण है क्योंकि जिस पुष्प का परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, जबकि ये वाली घटना क्या है स्टूडेंट? पर परागण है क्योंकि दूसरे पुष्प का परागकण है, दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प का परागकण यहां पर आ रहा है, तो ये पर परागण है। तो इस पर परागण को हमने पढ़ लिया था, जिसके फलस्वरूप परागकण जो है वो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। परंतु स्टूडेंट अभी वर्तिकाग्र पर पहुंचा है, पहुंचना कहां है? अंड कोशिका तक पहुंचना है। पहुंचना कहां है? अंड कोशिका तक पहुंचना है। तो अब यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना स्टूडेंट्स,
वो निषेचन के अंतर्गत आती है। वो निषेचन के अब तक जो आपने पढ़ा है बच्चों, ये यहां से यहां तक की जो घटना पड़ी है, यानी ये नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण और ये परागण, परागण यानी नर युग्मक का मादा युग्मक तक ट्रांसफर, ये सारी घटनाएं तो माय डियर स्टूडेंट लैंगिक जनन में किसके अंदर काउंट की जाती है? निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर काउंट की जाती है। चैप्टर फर्स्ट में ये कंसेप्ट हमने क्लियर करा था। तो ये निषेचन पूर्व घटनाएं आपने अब तक पढ़ ली। निषेचन पूर्व घटनाएं परागण के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद जो घटनाएं शुरू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो घटनाएं कौन सी रहेगी? निषेचन। यानी आज का जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, उसमें हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं? निषेचन पर डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया क्या? आ गया ना ये कंसेप्ट तो समझ में? यानी हम अब क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे निषेचन। क्या पढ़ेंगे? निषेचन। स्टूडेंट्स, बात करें अगर निषेचन की, तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा की। सबसे पहले बात आती है परिभाषा की, और परिभाषा बदलने वाली नहीं है। परिभाषा क्या थी निषेचन की? कि नर युग्मक, कितना विस्तार से हमने निषेचन पर बात किया था, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना? कि नर युग्मक और मादा युग्मक, स्पेशली एक ही जाति के नर युग्मक और मादा युग्मक के पराग केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया, उनके पराग केंद्र जब आपस में मिल जाते हैं, संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब यहां पर अगर पुष्पी पादप है तो नर युग्मक जो है वो परागकण कंसीडर कर लिया जाएगा, और मादा युग्मक अंड कोशिका को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? परिभाषा हो जाएगी कि नर युग्मक अर्थात परागकण, जनरली परागकण को ही माना जाता है, हालांकि परागकण का केंद्रक होता है। तो नर युग्मक अर्थात परागकण व मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के पराग केंद्रकों, उनके केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो परिभाषा तो सेम है। आप चाहे तो इतना और ऐड कर सकते हैं कि एक ही जाति के, किसका? एक ही जाति के नर युग्मक, है ना? ये आगे आप ऐड कर सकते। चलो, अगर आपको है ऐसा कोई दिक्कत तो हम ऐड कर लेते हैं ना, कि परिभाषा हो जाएगी एक ही जाति के नर युग्मक अर्थात परागकण व मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के पराग केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। परिभाषा में आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि निषेचन की परिभाषा पर हम पहले फर्स्ट चैप्टर में ही बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। लेकिन अब प्रोसीजर क्या होने वाला है? पुष्पी पादपों में निषेचन का प्रोसीजर क्या होने वाला था? तो प्रोसीजर में माय डियर स्टूडेंट्स, आप परागण तक तो समझ चुके हैं। चलो, आप कहां तक समझ चुके हैं? प्रोसीजर को आप परागण तक तो समझ चुके हैं। उससे आगे आपको प्रोसीजर समझना है। तो आगे क्या होगा देखो, देखें। जैसे आप समझिए, मैं एक यहां पर स्त्री केसर ही बना देता हूं। स्त्री केसर में एक वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है, और नीचे का ये जो है फूला हुआ भाग, ये फूला हुआ भाग अंडाशय है। अंदर ये बीजांड है, और बीजांड के अंदर अभी सिर्फ एक ही बना देता हूं, ये अंड कोशिका है। ठीक है, उदाहरण समझना हमको। और हम कहां तक की घटना पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स? ये तो स्त्री केसर पे आया ना, इसलिए स्त्री केसर बना दिया। और हम कहां तक की घटना पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं ये घटना कि भाई पराग कण कहां पहुंच जाता है? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ये इसके अंदर केंद्रक है, ये पराग कण यहां पहुंच गया। तो ये घटना तो क्या हो गई थी? ये घटना तो परागण हो गई थी। हालांकि जब नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि नरयुग्मकोद्भिद की प्रक्रिया परागकण के अंदर यहां तक जारी रहती है। उस प्रक्रिया को भी आप ध्यान रखिए कि यहां आने के बाद जब इस वर्तिकाग्र से पोषण प्राप्त होता है तो उसके बाद इसका केंद्रक विभाजन करके दो कोशिकाएं बना लेता है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। और जनन कोशिका एक बार पुनः विभाजन करके या उसका केंद्रक एक बार पुनः विभाजन करके दो केंद्रकों का निर्माण करता है, उनको नर युग्मक कहा जाता है। तो वो घटना परागण के बाद होती है। वो घटना परागण के बाद होती है। ये बात मैं नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के समय भी आपको समझा चुका हूं। निश्चित तौर पर ये बातें उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होगी जिन्होंने बातों को गंभीरता से लिया है,
शुरुआती क्लासेस को गंभीरता से लिया है। अगर उन्होंने शुरुआती क्लासों को गंभीरता से नहीं लिया है तो फिर आप खुद दोषी हैं यार, इसका तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ आप, है ना। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम सीरियसली पढ़ाते हैं, सीरियसली आपको यहाँ पढ़ने को मिल रहा है और काफी सारी चीजें डिटेल स्टडी आपको मिल रही है ना। तो आप केवल ऊपरी ऊपरी बातों को पढ़ेंगे ना तो फिर ऊपरी ऊपरी बातें यहाँ समझ में नहीं आने वाली आपको, समझ गए। तो सीरियसली अगर आप ले रहे हैं तो आपको बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। नरयुग्मकोद्भिद के निर्माण के समय पे भी ये बात हुई थी कि कुछ घटना परागण के पहले परागकोश में ही संपन्न हो जाती है और कुछ घटना परागण के बाद स्त्री केसर पर जब परागकण पहुंच जाता है वर्तिकाग्र पर तो उसके बाद होती है। वो नरयुग्मकोद्भिद बना था, याद है क्या? देखिए बताओ, आ रही है ये बातें समझ में आप लोगों को? आ रही है ना? ठीक है भाई बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से निषेचन की घटना शुरू होगी। परागण तो समाप्त हो गया, परागण तो समाप्त हो गया। अब यहां से एक नई घटना शुरू हो रही है जिसको आप क्या कहोगे? निषेचन। सर निषेचन कब होगा? आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ये जो इसका अंदर जो केंद्रक बनेगा वो जब यहां इस अंड कोशिका के साथ आकर के ज्वाइंट हो जाएगा, इसके दोनों के केंद्रक जब मिल जाएंगे तब निषेचन पूरा होगा। यानी निषेचन के लिए इस पराग कण के अंदर जो केंद्रक है, नरयुग्मक है, उसे कहां पहुंचना पड़ेगा? उसे इस अंड कोशिका तक पहुंचना पड़ेगा। अब इसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि यहां से कोई जादू आया और यहां पर पहुंच गया। इसको अलग अलग स्टेप्स से गुजरना होगा। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखो निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप होगा कि ये जो परागकण यहां पर आया है, ये जो वर्तिकाग्र है, कल एक एचटीसी के एक क्वेश्चन में मैंने इसको शामिल किया था, एचटीसी के एक क्वेश्चन में मैंने इसको शामिल किया था कि ये जो वर्तिकाग्र है, जो परागकण यहां पर आया है, पहले इस परागकण की आइडेंटिफिकेशन होगी। इस परागकण की आइडेंटिफिकेशन होगी कि भाई तू मेरी ही जाति का है ना या किसी और का आ गया। गुड़हल की वर्तिकाग्र है, पता लगे कि कपास का परागकण आ गया तो फिर एक्सेप्ट थोड़ी होगा। तो पहले इधर जान पहचान होगी, आइडेंटिटी मांगी जाएगी कि भाई कौन सी जाति का है। यानी कि ये जो वर्तिकाग्र है ये इस परागकण की योग्यता की पहचान करेगी। शामिल किया था ना कल एक प्रश्न में मैंने इसको कि परागकण की योग्यता किसके द्वारा जांची जाती है? तो वो जांची जाती है वर्तिकाग्र के द्वारा। तो जैसे ही परागकण यहां पर आया, परागकण कुछ रसायनों का विमोचन, वर्तिकाग्र कुछ रसायनों का विमोचन करेगी और यहां पर इसके पास भी कुछ इसी प्रकार से, इसको फर्टिलाइन एंटी फर्टिलाइन की तुलना के नाम से जाना जा सकता है। तो यहां से कुछ रसायन वर्तिकाग्र छोड़ रही है और वो रसायन को अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि ये दोनों एक ही जाति के हैं, ये दोनों एक ही जाति के हैं। और उस स्थिति में ये वर्तिकाग्र, उस स्थिति में ये वर्तिकाग्र इस परागकण को क्या कर देती है? सुनिए स्टूडेंट्स, उस स्थिति में ये जो वर्तिकाग्र है ये परागकण को क्या कर देती है? पोषण दे देती है। क्या कर देती है? पोषण दे देती है। तो पोषण मिल गया। यानी सबसे पहली घटना क्या हुई? सर जो परागकण आया था ना, उस परागकण की स्त्री केसर के साथ कुछ क्रिया हुई है, पारस्परिक कुछ क्रिया हुई है। इसको पारस्परिक क्रिया कह सकते हैं कि परागकण और स्त्री केसर के बीच में कुछ क्रिया हुई है और इस क्रिया के फलस्वरूप स्त्री केसर ने इस परागकण की पहचान की है और पहचान करने के बाद उसको पोषण दिया है। फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। अब पोषण प्राप्त करके क्या होगा बच्चों? पोषण प्राप्त करके मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां से होगा इस परागकण का अंकुरन। यानी जैसे ही परागकण को पोषण मिलेगा, बताया था आपको, परागकण का केंद्रक विभाजन कर लेगा, एक केंद्रक ऊपर चला जाएगा, एक यहां लाता हूं, इस परागकण को निकाल करके यहां ले आओ। केंद्रक विभाजन करके एक केंद्रक ऊपर और एक केंद्रक नीचे चल जाएगा। थोड़ा ऊपर वाले केंद्रक को कोशिका द्रव्य मिल जाएगा, थोड़े नीचे वाले को मिल जाएगा, जिससे एक बन जाएगी जनन कोशिका और एक बन जाएगी कायिक कोशिका। पोषण मिल रहा है इसलिए जनन कोशिका एक बार फिर विभाजन करेगी, अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे। इन दोनों केंद्रकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए जरा?
क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है नर युग्मक। तो इस प्रकार से नर युग्मक बन जाएंगे, इस प्रकार से नर युग्मक बन जाएंगे। देन आफ्टर अभी भी पोषण मिल रहा है बराबर, तो उस पोषण के फलस्वरूप कायिक कोशिका और वृद्धि करेगी, और कायिक कोशिका जब वृद्धि करेगी तो इस पराग कण से एक नलिका विकसित हो जाएगी, एक नलिका विकसित हो जाएगी। इस नलिका को क्या कहा जाएगा? इस नलिका को कहा जाएगा पराग नलिका, क्योंकि पराग कण से निकली है ना, इसलिए इस नलिका को क्या कहा जाएगा? पराग नलिका। और पराग नलिका किससे निकलती है? तो यह भी ध्यान रखना, कायिक कोशिका से निकलती है। किससे निकलती है? कायिक कोशिका से निकलती है। दो कोशिकाएं बन गई थी। ये बातें सब नरयुग्मक और भित्त के निर्माण में समझा चुका हूं आपको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब न्यू चीज नहीं पढ़ रहे हैं आप, है ना, ये सारी पुरानी बातें हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक मन नहीं मानता कि यार मान लो कोई विद्यार्थी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था उस समय पर, नया नया मुझसे जुड़ा था कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि ये बातें ऐसे होती है। तो अब ये पराग नलिका निकल गई ना, ये पराग नलिका के निकलने की जो घटना है इस पराग कण के अंदर, सुनिए, पराग कण के अंदर पराग नलिका के निकलने की जो घटना है, इसी घटना को कहा जाता है स्टूडेंट्स पराग कण का अंकुरण। पराग कण का अंकुरण। अब पराग कण का अंकुरण हो गया, यहां से पराग नलिका निकल गई। देखना निषेचन की पूरी प्रक्रिया को समझिए आप। अब यहां पर थोड़ा अपन इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, पोषण वगैरह दोनों घटनाएं समझ में आ गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। अब थोड़ा सा इसको अपन मॉडिफाई करते हैं, चलिए। जो पराग कण आया था उसने पोषण वगैरह कर लिया, उसका अंकुरण वगैरह हो गया। अंकुरण के फलस्वरूप क्या हुआ भाई, यहां से नलिका निकल गई, जिसको अपन ने क्या कह दिया? पराग नलिका कह दिया, उसको कह दिया पराग कण का अंकुरण। और इस पराग कण के अंदर क्या हुआ? कायिक कोशिका से तो ट्यूब बन गई, और कायिक कोशिका का जो केंद्रक था ना बच्चों, कायिक कोशिका का जो केंद्रक था, ऐसे समझिए आप इसको, चलो वापस लेते हैं, ऐसे समझिए। ये पराग नलिका जो बनेगी, चलो थोड़ा और नीचे लाते हैं, पराग नलिका धीरे धीरे वृद्धि करके आगे बढ़ेगी। पराग नलिका वृद्धि कर रही है, और पराग नलिका धीरे धीरे वृद्धि करके क्या कर रही है बच्चों? आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रही है। और वो जो पराग नलिका का केंद्रक था, सॉरी कायिक कोशिका का केंद्रक था, वो भी इसके साथ के साथ आगे बढ़ रहा है, उस पराग नलिका की वृद्धि को कंट्रोल कर रहा है ना, विभाजन को प्रेरित कर रहा है। और एक और बात, जो अंदर जनन कोशिका के केंद्रकों ने विभाजन किया था, ये और एक ये क्या करते हैं? ये दोनों केंद्रक इस पराग नलिका में एंटर कर जाते हैं, इस पराग नलिका में एंटर कर जाते, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ये भी साथ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। पराग नलिका भी आगे बढ़ रही है, साथ के साथ ये केंद्रक भी आगे बढ़ रहे हैं। इस घटना को कहा जाता है स्टूडेंट्स, इस घटना को कहा जाता है नंबर 3 पराग नलिका की वृद्धि। ध्यान रख लीजिए, मैं मिटाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से चरण है। सबसे पहले क्या हुआ? पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया हुई। फिर क्या हुआ? पराग कण का अंकुरण हुआ। फिर क्या हुआ? पराग नलिका की वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होते 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 भाई, चलो इसी कलर से बना देते हैं, अभी तो समझा रहा हूं, फिर वापस पेड़ में भी समझेंगे। पराग नलिका कहां आ गई? पराग नलिका प्रवेश कर गए अंडाशय में, साथ का साथ नरयुग्मक अंदर का अंदर चली रहा है, आगे बढ़ी रहा है। ये देखिए तीर के निशान से बता दीजिए, नरयुग्मक भी यहां आ गया, यहां नहीं है, अब दोनों नरयुग्मक यहां आ गए। पराग नलिका का केंद्रक टॉप पर चली रहा है, जो इसको आगे बढ़ा रहा है। अब पराग नलिका की वृद्धि होते 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 पराग नलिका कहां प्रवेश कर गई? पराग नलिका प्रवेश करेगी अंडाशय में। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चरण क्या हो जाएगा? पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश। पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश हो गया। अब अंडाशय में प्रवेश होने के बाद पराग नलिका किसमें प्रवेश करेगी भाई? पता है ना, अंडाशय के अंदर बीजांड है। मान लीजिए ये भ्रूणकोश है, तो पहले भ्रूणकोश से पहले क्या आएगा? बीजांड आएगा। तो अंडाशय में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका किसमें प्रवेश करेगी? बीजांड में प्रवेश करेगी। तो नंबर 5 बीजांड में प्रवेश। हालांकि अभी ये पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश को अलग से मत काउंट कीजिए, दोनों वृद्धि के साथ ही बता दीजिए कि वृद्धि करती है और अंडाशय में प्रवेश कर जाती है, यहां तक तो वृद्धि है। और अंडा इसको तो एक ही मान लेते हैं ना,
और अंडाशय के बाद किसमें प्रवेश करते हैं स्टूडेंट? बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश कर गई। अब बीजांड के अंदर 7 कोशिकी की रचना भ्रूण कोश है, तो अब किसमें प्रवेश करेगी? नंबर 6 चौथा कर दें, इसको 5वां कर दें। अब किसमें प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। अब भ्रूण कोश में प्रवेश करके पराग नलिका आ गई भ्रूण कोश के अंदर। अब ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये जो अंदर 2 नरयुग्मक चल रहे थे ना, अब वो जो आगे आगे का केंद्रक था काय कोशिका का, वो यहां नष्ट हो जाता है और अंदर जो 2 नरयुग्मक चल रहे हैं पीछे पीछे, उनके लिए अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और दोनों नरयुग्मक आ जाते हैं अंदर। दोनों नरयुग्मक आ जाते हैं अंदर। अब अंदर आने के बाद क्या करते हैं? नरयुग्मक अंदर आ गए ना, तो अंदर आने के बाद 2 नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है और इस प्रकार से निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। यहां होता है निषेचन पूरा, है ना। बाकी बातों को बाद में पढ़ेंगे। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस स्टेप्स में अपन गुजरते हैं। इस स्टेप्स में अपन निषेचन के लिए हमें इन स्टेप से, इस पराग कण को इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से स्टेप्स? सबसे पहले पराग कण जो आया है वर्तिकाग्र पर, उसके बीच में और इस स्त्री केसर या वर्तिकाग्र के बीच में पारस्परिक अनुक्रिया होगी। जान पहचान हो जाएगी तो फिर इसको पोषण मिलेगा और पराग कण का क्या होगा? अंकुरण होगा। अंकुरण होगा तो पराग नलिका निकलेगी, वो वृद्धि करती हुई अंडाशय में प्रवेश करेगी। तीसरा चरण पराग नलिका की वृद्धि व अंडाशय में प्रवेश। चौथा चरण क्या होगा? चौथा चरण होगा बीजांड में प्रवेश, फिर बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। याद होना चाहिए आपको पूरी वर्तिका की संरचना अपन है ना बना चुके हैं, स्त्री केसर की संरचना पूर्व में। बीजांड के बाद भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी और भ्रूण कोश के बाद जो प्रवेश के साथ ही दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में चले जाएंगे, तो दोनों नरयुग्मक निषेचन में भाग लेंगे। हालांकि एक घटना होगी यहां पर जिसको नंबर लास्ट त्रिक संलयन कहते हैं। तो फिर त्रिक संलयन की क्रिया होगी। त्रिक संलयन व निषेचन, द्विनिषेचन भी कहा जाता है। तो यह घटना फिर सबसे लास्ट में होगी जिसके साथ ही निषेचन पूरा हो जाएगा। तो इन स्टेप्स में स्टूडेंट्स आपको गुजरना होगा। इनको मिटा देते हैं, जो भी मैंने आपको यहां समझाया है, ये कंसेप्ट के लिए आपको समझाया था, इरेज ऑल कर देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। एक ही जाति के, एक ही जाति के। ठीक है, आशा करता हूं कि अब तक जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। निषेचन की प्रक्रिया, पुष्पी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया। पादपों में निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वो बिंदु कौन कौन से थे? अब आप बताओगे मुझे। बताओ, देखिए पहला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु कौन सा है? तो पहला बिंदु है पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। चलिए आप मन में ही दोहरा लीजिए, इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, उससे समय भी हमारा खराब होगा। मन में दोहरा लीजिए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पराग कण का अंकुरण। तीसरा स्टेप्स कौन सा होगा? तो पराग कण के अंकुरण से पराग नलिका निकली थी, तो तीसरा स्टेप होगा पराग नलिका की वृद्धि। अब वृद्धि करती हुई अंडाशय में तो प्रवेश कर गई, लेकिन अब क्या होगा? अंडाशय से अब होगा अंडाशय से बीजांड में प्रवेश, यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड से कहां जाएगी? भ्रूण कोश में जाएगी। तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, और भ्रूण कोश में प्रवेश के बाद दो नरयुग्मक थे। एक नरयुग्मक तो सुन लीजिए, चलो सुन ही लीजिए, नहीं तो फिर आप कहोगे सर दूसरे नरयुग्मक में क्यों सस्पेंस रख रहे हो आप। तो चलिए भाई बता ही देते हैं आपको, ताकि आपका थोड़ा सस्पेंस कम हो जाए। ये डिजाइन थी ना, 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच में, जिसके अंदर केंद्रक 2 थे। ठीक है, ये 3 नष्ट हो जाती है पोषण में। पराग नलिका जब अंदर प्रवेश करती है तो 2 सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, बचती है केवल एक अंड कोशिका और एक बीच वाली बड़ी कोशिका। और आए भी कितने नरयुग्मक हैं? 2 नरयुग्मक। तो एक तो अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देता है, और जो बीच वाली केंद्रीय कोशिका थी ना, जिसमें 2 केंद्रक थे, एक उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो इस प्रकार पुष्पी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया वास्तव में 2 बार होती है, इसलिए इसको कहा जाता है द्विनिषेचन। तो सबसे लास्ट में निषेचन होगा, जिसको द्विनिषेचन के नाम से जाना जाएगा, जिसको द्विनिषेचन के नाम से जाना जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस कर दीजिए, आ रही है तो, है ना। कि अरे अभी तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं भाई, टॉपिक तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। जब टॉपिक शुरू होगा तो इसका पूरा अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं, सर्जरी करने वाले हैं इस टॉपिक की। चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, पूरी सर्जरी हो जाएगी इस टॉपिक की। बायो वालों का काम ही क्या होता है? सर्जरी करना। कर देंगे, चिंता मत करिए, अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं। लास्ट में होगा त्रिक संलयन एवं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के साथ ही हो जाएगा निषेचन समाप्त। तो इन स्टेप्स में आपको निषेचन को समझना है। चलिए एक बार फिर लेते हैं।
पूरे एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश हमारी रहेगी कि आज की क्लास में 3 पढ़ें और 3 स्टेप्स कल की क्लास में कंप्लीट करें। कोशिश 3 की है, देखते हैं कितने होते हैं, है ना, क्योंकि क्लास मैक्सिमम 40-45 मिनट से ज्यादा की क्लास में रखूंगा नहीं आपकी। अगर 40-45 मिनट पहले पूरे हो जाते हैं तो फिर आपकी क्लास हो सकता है 2 ही टॉपिक हो, है ना। चलिए आगे बढ़, देखिए कितने होते हैं। सबसे पहला स्टेप अपन लेते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। इसके बारे में कुछ ज्यादा विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, कॉमन कंसेप्ट में मैंने आपको समझा दिया कि जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो वर्तिकाग्र उसकी योग्यता की पहचान करेगी, और अगर वो उसी जाति का निकलता है, बताया ना अभी, अगर वो उसी जाति का निकलता है तो वर्तिकाग्र के द्वारा उसको पोषक पदार्थ दिए जाएंगे, और पोषक पदार्थ देने के बाद उसकी वृद्धि होगी पराग कण की। अगर उसी जाति का नहीं निकलता है तो वर्तिकाग्र उसको पोषक पदार्थ नहीं देगी, सीधी बात है, नहीं देगी तो फिर वो पराग कण नष्ट हो जाएगा। यानी जो उसी जाति का पराग कण है वो ही वर्तिकाग्र पर आकर के वृद्धि कर सकता है, दूसरी जाति का परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तिकाग्र उसको पोषण नहीं देगी। ये जो परस्पर क्रिया है, यही क्रिया क्या कहलाती है? पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया कहलाती है। तो पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? निषेचन की प्रक्रिया का जो पहला चरण है, क्या इस पहले चरण में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। लिखिए थ्योरी क्या रहने वाली है, थ्योरी क्या रहने वाली, देखो पढ़ो, ये नोट्स बनाओगे आप कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, बता चुका हूं सारी बातें आपको बता चुका हूं कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्त्री केसर अपने जाति के परागकणों की पहचान करती है तथा उन्हें अंकुरित होने की क्षमता प्रदान करती है। और ये कैसे करती है? तो देखो, यदि परागकण उसी जाति के होते हैं तो वर्तिकाग्र परागकणों को पोषक पदार्थ प्रदान करती है, उसी जाति के होते हैं। तो नहीं होते हैं तो क्या होता है? अच्छा, प्रदान करती है, फलस्वरूप परागकणों का अंकुरण हो जाता है। नहीं होते हैं उस जाति के, तब क्या होता है? यदि परागकण किसी अन्य जाति के होते हैं, मान लीजिए बताया ना गुड़हल का वर्तिकाग्र और परागकण कपास का आ गया, फिर क्या होगा? तो वर्तिकाग्र द्वारा उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। स्वीकार नहीं किया जाता है मतलब कोई मेहमान नवाजी नहीं होगी अब, यानी कि कोई पोषक पदार्थ उसको वर्तिकाग्र के द्वारा दिए नहीं जाएंगे तथा ऐसे परागकण अंकुरित नहीं होते हैं, यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार स्त्री केसर, भाई वर्तिकाग्र स्त्री केसर का ही तो भाग है, तो इस प्रकार स्त्री केसर वो परागकणों के मध्य होने वाली अनुक्रिया जिसके फलस्वरूप योग्य परागकणों की पहचान होती है, क्या कहलाती है? तथा उनका अंकुरण होता है, क्या कहलाती है? पराग स्त्री केसर अनुक्रिया कहलाती है, पारस्परिक अनुक्रिया कहलाती है। तो आशा करता हूं कि इस पहले पॉइंट, पहले टॉपिक में, पहले चरण में तो आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आ गया समझ में? यस करिए, हां भरिए, ताकि हम आगे बढ़े और दूसरे स्टेप पर आते हैं। बताइए, आ गया क्या समझ में? आ रहा है ना समझ में? आ रहा है मजा आपको? मजा आता रहना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, विश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा विश्वास बना करके रखा है हम पे, उसका विश्वास तो हम बेकार जाने नहीं देंगे भाई। जिसका विश्वास नहीं है उसका तो कुछ नहीं हो सकता। आप बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए ना। और जो विश्वास बना करके मेहनत कर रहा है ना, हार्डवर्क ही आपको परफेक्ट बनाने वाला है। तो जो बच्चा हार्डवर्क कर रहा है तो भाई उसकी तो कौन बराबरी कर सकता है ना? समझ रहे हो आप मेरी बातों को, है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भाई आप बहुत पीछे रह गए हैं। बात केवल 2 चैप्टर की नहीं है, बात 1 महीने की स्टडी की हो चुकी है। तो अगर आप बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप मुझे दोष मत दीजिए, मुझे कोसिए मत आप। मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा। बताओ मैंने क्या झूठ बोला? जो भी कहता हूं सच कहता हूं और सीधा सीधा आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा। आप खुद का एनालाइज करिए, खुद का विश्लेषण करिए कि कहां कमी रह रही है। अगर आप अभी तक क्लासें लेना शुरू नहीं कर रहे हैं तो ले लीजिए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई नहीं मिलता है लिंक तो मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक सेंड कर देंगे, है ना? उसका लिंक भी आपको सेंड कर देंगे। लेकिन आप पढ़िए, अभी से भी पढ़ोगे ना, एक क्लास साथ के साथ ले लीजिए, लाइव ले लीजिए, एक क्लास मेरे साथ के साथ ले लीजिए, और जो पुरानी क्लास है एक उनमें से ले लीजिए।
तो भी आपका कवर हो जाएगा, नहीं लोगे तो फिर पिछड़ते जाओगे बच्चों, ध्यान रख लेना। आ गया पहला टॉपिक समझ में। दूसरे चरण पे चलते, नाम बताओ फटाफट, कमेंट करके नाम बता दो, इंतजार कर रहा हूं, बताओ फटाफट। दूसरा चरण क्या रहेगा? अरे भाई पोषण मिल गया परागकणों को, अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा? पोषण लिया, खाया पिया, मोटा हुआ, अंदर का केंद्र विभाजन करेगा, दो केंद्र, फिर दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, फिर जनन कोशिका का केंद्र विभाजन करेगा, दो नली युग्मक, उसी समय कायिक कोशिका विभाजन करके वृद्धि करेगी, एक ट्यूब बन जाएगी, एक नलिका उसमें से निकलेगी। और इस स्थिति को क्या कहा जाएगा बता दो कमेंट करके। वेरी गुड, इस स्थिति को कहा जाएगा पराग कणों का अंकुरण। इस स्थिति को कहा जाएगा पराग कणों का अंकुरण। तो अब क्या होगा? पराग कणों का अंकुरण होगा। कैसे होगा ये आपके सामने मैं बता चुका हूं पहले भी ना। देखो क्या होगा कि पराग कणों से पराग नलिका के विकास की प्रक्रिया पराग कणों का अंकुरण कहलाती है, बता चुका हूं। पराग नलिका का जैसे वो ट्यूब बनेगी उसी स्थिति को पराग कण का अंकुरण कहते हैं। जब पराग कण उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित विभिन्न स्त्राव, वो जो भोजन था ना पोषक पदार्थ, वो कौन कौन सा देख लीजिए यहाँ पर। विभिन्न स्त्राव जैसे वसा, स्टार्च, रेजिन आदि से पोषण प्राप्त करके अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के समय परागकण के जनन छिद्र से पराग नलिका निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। क्या हुआ है देखो, घटना क्या हुई है बच्चों, घटना क्या हुई उसको समझिए वापस से। कि अंकुरण के समय देखो, ये वर्तिकाग्र है, ये परागकण आया था, इसने दो नलियुग्मक बना लिए और यहां से ट्यूब निकाल ली इसने। और वो ट्यूब निकल करके किसमें प्रवेश करेगी? सबसे पहले ट्यूब निकल करके सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगी? वर्तिकाग्र में प्रवेश करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ट्यूब निकलेगी किस हिस्से से? ट्यूब निकलेगी किस हिस्से से? तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। परागकण का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि परागकण के अंदर नरयुग्मक या वो जो शुरुआती दौर में तो केंद्रक ही होता है, बाद में यहां आने के बाद नरयुग्मक बनता है। तो ये जो केंद्रक है ये परागकण है, इसका कोशिका द्रव्य है ना। और ये अंतःचोल होता है परागकण का इंटाइन। एंड देन एक एक्साइन बाह्य चोल भी होता है। बाह्य चोल के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का एक आवरण पाया जाता है जो इस परागकण की सुरक्षा करता है। एक भाग, एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता है, जिसको जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जनन छिद्र कहते हैं। जब यहां पर आने के बाद भी वो जनन छिद्र तो ही है ना। तो जब कायिक कोशिका वृद्धि करती है तो वो जो वृद्धि करने के बाद कहां से निकलेगी? चारों तरफ तो कठोर आवरण है, कोई नहीं निकलने देगा, बैठा रहते अंदर चुपचाप, कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप बैठा रहे अंदर। कायिक कोशिका को बाहर कोई नहीं, स्पोरोपोलेनिन कायिक कोशिका को बाहर नहीं आने देगा। तो कायिक कोशिका को बाहर आने की जगह कहां से मिलेगी? वहां मिलेगी जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं है, इसलिए उसको जनन छिद्र कहा, क्योंकि जनन के लिए जो ट्यूब बनती है यहां से निकलती है। तो पराग नलिका बाहर कहां से निकलती है? जनन छिद्र से निकलती है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, यहां पर यही लिखा है कि पोषण प्राप्त करके अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के समय परागकण के जनन छिद्र से पराग नलिका निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। ये वर्तिकाग्र में प्रवेश कर गई जनन छिद्र से निकल करके। लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग जो दूसरी मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि कुछ पादपों में जनन छिद्र 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पोरोपोलेनिन यहां तक है, यहां पर नहीं जम रहा है, फिर यहां पर स्पोरोपोलेनिन जम रहा है, यहां पर नहीं जम रहा है। किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था और मैंने उसको यही बोला था कि उपयुक्त समय आ जाने दो, आपको इस बात के बारे में भी समझा दिया जाएगा। तो अब यह बात आती है, यानी कि किसी परागकण के अंदर जरूरी नहीं कि जनन छिद्र एक ही हो, जरूरी नहीं कि जनन छिद्र एक ही हो। जनन छिद्रों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे यहां पर ये यहां से यहां तक स्पोरोपोलेनिन है, यहां स्पोरोपोलेनिन नहीं है, तो ये भी क्या है? ये भी जनन छिद्र है। ये क्या है? ये भी जनन छिद्र है। और बच्चों ये क्या है? ये भी जनन छिद्र। यानी जनन छिद्रों की संख्या एक जरूरी नहीं है, एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे यहां पर 3 जनन छिद्र है। तो इस स्थिति में जो अंदर से कायिक कोशिका वृद्धि करके ट्यूब बनाएगी, वो ट्यूब भी कितनी जगह से निकलेगी? यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी और यहां से भी निकलेगी। यानी कि पराग कण से पराग नलिका हमेशा एक ही पराग नलिका निकले, यह जरूरी नहीं है। पराग नलिका 2 या 2 से अधिक भी निकल सकती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं आपसे कि पराग नलिका 2 या 2 से अधिक हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अब ये बात तो सही है कि भाई पराग नलिका हमेशा एक ही हो, ये जरूरी नहीं है। पराग नलिका 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। किसी बच्चे ने पूछा था कि पराग नलिका एक ही होती है क्या? मैंने कहा था नहीं, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी रुक जाओ यार, आगे नहीं चलना, अभी रुक जाओ। अभी जितना समझा रहा हूं उतना समझो, जब बात आएगी तो दोबारा समझाई जाएगी।
अब आपको समझ में आ गई कि पराग नलिका 2 या 2 से अधिक हो सकती है। और अगर परागकण में 2 या 2 से अधिक पराग नलिका एक निकलती है तो वो जो परागकण है वो एक नलिकीय परागकण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक नलिकीय परागकण कहलाएगा। लेकिन इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक पराग नलिका निकल जाती है तो ऐसे परागकण को स्टूडेंट्स बहु नलिकीय परागकण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बहुनलिकीय परागकण। रुक जाइए, 2 या 2 से अधिक निकल सकती है लेकिन सक्रिय एक ही रहेगी। समझिए बात को। यानी जो मान लीजिए 2 निकले तो इनमें से कोई भी 2 नष्ट हो जाएगी, कोई भी 2 नष्ट हो जाएगी। वृद्धि केवल एक ही करेगी, वृद्धि केवल एक ही करेगी जिसके अंदर केंद्रक आया है वो करेगी। जिसके अंदर कायिक कोशिका का केंद्रक आ गया, मान लीजिए कायिक कोशिका का केंद्रक इसमें आ गया तो निकली तो इधर से भी थी इधर से भी थी, लेकिन ये 2 नष्ट हो जाएगी, ये 2 ट्यूब नष्ट हो जाएगी। वृद्धि केवल कौन सी करेगी? ये वाली ट्यूब करेगी। यानी कि फाइनली प्रारंभ में पराग नलिकाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। अगर जनन क्षेत्र 2 या 2 से अधिक है तो पराग नलिकाएं भी 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन वृद्धि केवल एक ही करेगी। वृद्धि केवल एक ही करेगी। आगे बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये जो सारी बातें आपने सीखी है उसको नोट्स के रूप में भी हम लिख लेते हैं, उसको नोट्स के रूप में भी हम लिख लेते हैं। ये लीजिए, प्राय एक परागकण एक से एक ही पराग नलिका निकलती है, ऐसे परागकण एक नलिकीय परागकण कहलाते हैं। जबकि कुछ परागकणों में एक से अधिक पराग नलिकाओं का विकास भी होता है, ऐसे परागकणों को बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। बहुनलिकीय हो सकते हैं लेकिन वृद्धि केवल एक ही करेगी। ये लीजिए, परंतु इनमें से केवल एक ही पराग नलिका क्रियाशील रहती है। इनमें से केवल एक ही पराग नलिका क्रियाशील रहती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो यस कर दीजिए। आ गया दूसरा स्टेप भी समझ में? गुड, वेरी गुड। अरे भरो भाई, हाँ भरो, आ गया ना? लेकिन मैं पहले से गुड इसलिए बोल देता हूं कि मुझे विश्वास है कि आ गया होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है बता दीजिए। तीसरा स्टेप आज ही खत्म कर लेते हैं। क्या है? पराग नलिका बन ही गई है, तब तीसरा स्टेप क्या होने वाला है? तीसरा स्टेप होगा पराग नलिका की वृद्धि। क्या स्टेप है? पराग नलिका की वृद्धि। सिंपल है यार, पराग नलिका की वृद्धि समझा करके आया हूं आपको कि भाई पराग नलिका जो निकली है सबसे पहले क्या होगा? वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाएगी। वर्तिकाग्र में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ेगी, वर्तिका में आएगी। अब ये जो वर्तिका है ना बच्चों, इधर देखना, डायग्राम तो बाद में बना लेंगे अपन, डायग्राम बाद में बना लेंगे, पहले अपन समझते हैं कि जो वर्तिका है ना, सामान्यतः जितने भी पुष्पी पादप हैं उनकी वर्तिका ऐसी नहीं होती जैसी मैं बना रहा हूं। एक्चुअल में इनकी वर्तिका ठोस होती है, अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है। कौन सा पदार्थ भरा होता है? तो पेक्टिन नाम का पदार्थ भरा होता है। कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से सटी हुई होती है, यानी जो वर्तिका है जिसमें से होकर के पराग नलिका को गुजरना है, वास्तव में वो खोखली नहीं होती है। सामान्य पादपों में ये क्या होती है? ठोस होती है। एक ऊतक भरा होता है इसके अंदर, एक ऊतक भरा होता है इसके अंदर, यानी कि ये ठोस होती है। अब अगर ठोस है तो पराग कण से जो नलिका निकली है, पराग कण से जो नलिका निकली उसके मार्ग में तो ये बाधा आ गई, वर्तिकाग्र में धसी, लेकिन आगे बढ़ते हैं उसके मार्ग में क्या आ गई? बाधा आ गई। तो इस बाधा का क्या होता है कि इसका जो टॉप है, ये वाला भाग है टॉप, इसके द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है। इस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम। तो पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है कि जो पेक्टिन होता है, सेलुलोज और पेक्टिन याद है, कोशिकाएं आपस में, कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है, तो जो दीवारें हैं पेक्टिन की बनी होती है। ये जो पेक्टिनेज एंजाइम इसके द्वारा स्रावित होता है, ये इस पेक्टिनेज ऊतक को क्या कर देता है? गला देता है, और यहां पर जगह बनती जाती है, पराग नलिका आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से पराग नलिका आगे बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जो प्रारंभ में बताया था ना, अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी, अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी। देन आफ्टर अंडाशय से बीजांड में, और बीजांड से भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी। ये घटना होगी। कुछ पादप जैसे प्याज वगैरह में लीलियम कुल के पादप ये कहलाते हैं, इनके अंदर जो है पराग नलिका खोखली हो सकती है, तो वहां पर ये घटना नहीं होगी पेक्टिनेज एंजाइम स्रावित करने वाली, वहां नहीं होगी जिनमें खोखली है। लेकिन अधिकांश पादपों में खोखली नहीं होती। अधिकांश पादपों में कैसी होती है? ठोस होती है। और उस ठोस भाग को कौन गलाता है? पेक्टिनेज नाम का एंजाइम गलाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इतनी ज्यादा
हार्डेस्ट बात ये नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बाकी बात तो मैं आपको क्लास के शुरुआत में बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने आपको? पराग नलिका कैसे वृद्धि करती है? भाई देखो, पराग नलिका की वृद्धि का मार्ग बता रहा हूं। वर्तिका में आएगी, वर्तिका में धंसेगी, वर्तिका में आएगी, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। आंतरिक संरचना कैसी है? तो अधिकांश पौधों में वर्तिका बंद या ठोस होती है, बताया आपको अभी अभी। वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित ऊतक पराग नलिका के अग्र भाग द्वारा स्त्रावित पैक्टिनेज एंजाइम की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं, है ना। जो भी ऊतक अंदर है जिसके कारण वो ठोस है, उसको पराग नलिका जो है उसके अग्र भाग के द्वारा एक पैक्टिनेज नाम का एंजाइम स्त्रावित होता है, वो नष्ट कर देता है, जिससे वर्तिका में एक मार्ग बन जाता है और तथा पराग नलिका आगे बढ़ती जाती है। अब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? सुनिए क्या होगा। पराग नलिका सदैव वर्तिका से अंडाशय तथा अंडाशय से बीजांड में, देखो कहां कहां मार्ग है, वर्तिका से अंडाशय में जाएगी, अंडाशय से बीजांड में जाएगी, बीजांड की वृद्धि करती है, बीजांड की ओर वृद्धि करती है, तथा बीजांड से कहां जाएगी? स्टूडेंट बताया था, शुरुआत में मार्ग बता दिया, बीजांड से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? एक बात और लिख लीजिए, पहले भी बता चुका हूं कि वर्तिका, अंडाशय, बीजांड और भ्रूण कोश में कुछ रसायन होते हैं और उन रसायन या वो रासायनिक कारक पराग नलिका की वृद्धि व दिशा को निर्धारित करते हैं। जैसे वर्तिका जो है अंदर, उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं, सब जगह पे कुछ ना कुछ वृद्धिकारी केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इस प्रकार कुछ हार्मोन होते हैं जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं और उसको बीजांड की ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि मैं पहले भी इस बात को तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई जो वृद्धि होती है ना पराग नलिका की, वो रसायनों के द्वारा प्रेरित होती है, इसलिए इस वृद्धि को रसायनानुवर्ती कहते हैं। और मार्ग बिल्कुल फिक्स है, मार्ग बिल्कुल फिक्स है कि वर्तिका से अंडाशय, अंडाशय से बीजांड, बीजांड से भ्रूणकोश, बिल्कुल एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए पराग नलिका की जो वृद्धि है, देखो लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए ये कि अतः पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय व रसायनानुवर्ती होती है। एक दिशा यानी एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, और रसायनानुवर्ती यानी रसायनों से प्रेरित होकर के आगे बढ़ रही है। आ गई बात समझ में? एक लास्ट मैंने बताया था आपको कि जरूरी नहीं हमेशा बंद हो, लीलियम व राइबीज जैसे पादपों में वर्तिका खोखली हो सकती है और इसकी गुहिका श्लेष्मिक पदार्थों से यानी श्लेष्मा जैसे चिपचिपे पदार्थों से भरी होती है। तो यहां सिर्फ इतना होगा, बाकी सारा काम तो सेम रहेगा। यहां सिर्फ इतना होगा कि वो जो पैक्टिनेज एंजाइम स्त्रावित हुआ था उसकी यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्तिका ऑलरेडी क्या है? वर्तिका ऑलरेडी खोखली है। यह बात हो गई पराग नलिका की वृद्धि। 3 नंबर का छप जाता है, पराग नलिका की वृद्धि को समझाइए, पराग नलिका की वृद्धि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में 3 नंबर का बन जाता है, तो कर लेते हैं। फिर वर्णन तो हो गया, सचित्र वर्णन कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए चित्र बना लेते हैं फटाफट से, आपके सामने बना लेते हैं ताकि आपको भी पता रहे बनाना कैसे है। हालांकि हम पहले भी बना चुके हैं, अरे भाई बना चुके हैं ना, वर्तिका का तो, स्त्री केसर का तो हम पहले भी बना चुके हैं चित्र। अब अपन को सिर्फ स्त्री केसर के अंदर क्या करना है, स्त्री केसर के अंदर अपन को वर्तिका भी बनानी है। तो थोड़ा सा स्त्री केसर को थोड़ा बड़ा करके बनाते ताकि हमको बातें आसानी से समझ में आ जाए, एक एक बात स्पष्ट कर दिखती रहे। ये लीजिए स्त्री केसर बना दिया। स्त्री केसर में ऊपर आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र है, थोड़ी बहुत आवाजें आपको आ रही होगी इधर उधर से, तो परेशान मत होइएगा, घर पे बैठ के बना रहा हूं, है ना, तो हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, ऐसा नहीं है। स्त्री केसर बन गया। स्त्री केसर के अंदर क्या है बच्चों? तो स्त्री केसर के अंदर है बीजांड, स्त्री केसर के अंदर है बीजांड। ये लीजिए, ठीक है, दिख रहा है क्या कहीं एरो आपको? ये लीजिए, है ना। आप चाहो तो थोड़ा अध्यावरण बना दीजिए ताकि सुंदर लग जाएगा, क्योंकि बीजांड में अध्यावरण होता है जिससे बीजांड थोड़ा अलग ही दिख जाएगा कि हाँ सर ये जो रचना बनी है ये बीजांड है, ये जो रचना बनी है ये क्या है? ये बीजांड है। थोड़ा सा अब आप थोड़ा इसको, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया यहां से, तो ये थोड़ा तो आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे यहां से यहीं से ले लेना इसको ऐसे। तो ये आपका स्त्री केसर है, अंदर ये बीजांड है। अब बच्चों देखो, बीजांड के अंदर जो है ना भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश क्या होता है? तो भ्रूणकोश तो एक 7 कोशिकीय रचना है। भ्रूणकोश क्या है? भ्रूणकोश तो एक 7 कोशिकीय रचना है। 3 कोशिकाएं ऊपर है, 3 कोशिकाएं नीचे, जिसमें ये बीच वाली अंड कोशिका, एक कोशिका बीच में जिसके अंदर 2 केंद्रक है। पूरी एक कोशिका जिसके अंदर 2 केंद्रक है। पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? ठीक है भाई, पता है।
अब डायग्राम में जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या है, यहां देखिए कि जो परागकण आया था वो वृद्धि करेगा, ये अंकुरण हो गया, ये परागकण ने वृद्धि करी, ये नलिका निकल गई। अब ये नलिका अपना मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ रही है, यही तो है ना पराग नलिका की वृद्धि का सचित्र वर्णन। ये लीजिए पराग नलिका वृद्धि कर रही है, बहुत आराम से वृद्धि करवाइए आगे कि टच वच ना कर जाए, नहीं तो फिर परागकण को रास्ता नहीं मिलेगा। परागकण के लिए रास्ता रखना है, बीच में ब्लॉक ना हो जाए पराग नलिका, इस बात का ध्यान रखना है। पराग नलिका आगे बढ़ रही है, पराग नलिका को आगे बढ़ते रहने दीजिए। इस प्रकार से यहां से ये रास्ता ऐसे मुड़ जाएगी, समझिए, यहां से इस प्रकार से रास्ता बढ़ाया इसने, अंडाशय से होती हुई फाइनली कहां चली जाएगी, बीजांड द्वार की तरफ, ये लीजिए, और बीजांड में प्रवेश कर गई, बीजांड से फिर भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी। इसी प्रकार से पूरा आपको ये नलिका बनानी है, इसी प्रकार से नलिका आपको बनानी है। ये लीजिए भाई, आ रही होगी समझ में, ये लीजिए, ये पराग नलिका की वृद्धि हो गई। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये दो केंद्रक है, ये एक, ये दो, ये भी अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो फिलहाल हमारा जो डायग्राम था वो तो हमारा पूरा हो गया। क्या लिखते हैं देखें, चित्र पराग नलिका, पराग नलिका की वृद्धि। क्लियर, नामांकन में कोई विशेष बात नहीं है। परागकण आया था किस पर, वर्तिकाग्र पर, और इससे विकसित हुई थी ये पराग नलिका, जो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है, अंडाशय से बीजांड में, और बीजांड से फाइनली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। ये लीजिए बात समाप्त होती है पराग नलिका की वृद्धि। तो इस चित्र को आप बना लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और है, उनको भी आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में भी आप ध्यान रख लीजिए। नोट नंबर 1 कि वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही तो परागकण अंकुरण नहीं हो जाएगा, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात परागकणों के अंकुरण में जितना समय लगता है उस समय को कहा जाता है अंकुरण काल, ध्यान रखना। नोट नंबर 2 कि पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी, तो जितनी ज्यादा वर्तिका की लंबाई होगी उतनी ही बड़ी पराग नलिका की लंबाई होगी। तो पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। नोट नंबर 3, मक्का में वर्तिका की लंबाई 450 mm की होती है, लेंथ ध्यान रखना, मक्का की दी है तो लिख लीजिए, याद रख लीजिए। और लास्ट है कि कुकर बिटेसी व मालवेसी, बताया था कुकर बिटेसी के एग्जाम्पल, जितना भी ककड़ी कुल वाला होता है, ककड़ियां जितनी भी होती है कुकर बिटेसी में आता है, बेल वाले जो पादप होते हैं कुकर बिटेसी में आते हैं। और मालवेसी कुल के पादपों में बहुनलिकीय परागकण पाए जाते हैं। बहुनलिक यानी 2 या 2 से अधिक पराग नलिका इनमें हो सकती है, लेकिन ध्यान देना सक्रिय केवल एक ही रहेगी, सक्रिय केवल एक ही रहेगी। तो इसी के साथ ही मैंने कहा था कि आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे, बचे हुए 3 टॉपिक पर हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे हो गए, 6 स्टेप्स में पूरा निषेचन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल आपका निषेचन भी समाप्त हो जाएगा। 3 बचे हुए जो 3 है उनको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यही विराम देंगे स्टूडेंट्स। शायद आज मुझे ऐसा लग रहा है, वो तो क्लास देखेंगे तब पता लगेगा कि कितना डिस्टर्बेंस रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज था। अगर है तो खेद रहेगा उसके लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस बात को आप भूल जाइएगा। बने रहिएगा साइंस क्लासेस के साथ। नमस्कार।